डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। ईएससी प्रीवियस ईयर में हमारा आज टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है बाकी चैप्टर से, तो थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। ईएससी का प्रीलिम्स का डेट भी आ चुका है, तो आप लोग जो है ना क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट का ज़्यादा ध्यान रख के मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, यानी कि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देख के और टिक नहीं करा रहा। मैं जो है जो भी क्वेश्चन है उसमें मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको मैं फाइंड आउट करके और आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक भी कवर हो रहा है। अब देखो कि आप जो भी वीडियो देखे हो ना, उस वीडियो देखने के बाद जो भी नोट्स मतलब नोट डाउन करे हो, आप उसके बेसिस पे कोई भी सवाल निकाल के सॉल्व करो, देखो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैं वहाँ पे जो क्लास में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही मैं यहाँ पे डिस्कशन करते रहा हूँ। यानी कि पूरे वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल रहा होगा। फार्मूलाज कैसे यूज करना है, या फिर हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, इसको क्यों बोलते हैं, ये सब सारी चीज़ मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो चलो आप लोग जो है ना DFCCL पेपर के लिए या फिर UPPCL के लिए या ESC प्रीलिम्स के लिए आप लोग इसको देख सकते हो, या नॉर्मल आप कंट्रोल सिस्टम जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो तो उसको अगर कवर करना तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो बाकी मेरे चैनल के ऊपर अभी पावर सिस्टम का वीडियो अपलोड हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हो, जो कि आपको DFCCL एग्जाम के लिए या फिर UPPCL के लिए पावर ग्रेड एग्जाम के लिए जो डिप्लोमा ट्रेनिंग वालों के लिए आया है उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और कोई भी पेपर आपको पढ़ना होगा तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है, आप लोग देखो। वीडियो पसंद आने पर लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो हम लोग अपना चलो वीडियो पहले शुरू करते हैं। तो देखो पहला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है। अब देखिए इस सवाल में मेरे को सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरे को इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद से जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसमें हमारा क्या लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ए कनेक्शन विथ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों को क्या चीज़ में कन्वर्ट करना होगा, इस डोमेन में। टाइम डोमेन में दिया हुआ, इस डोमेन में कन्वर्ट करना है यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है सर, इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग इसको टाइम डोमेन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में। क्लियर है। बाकी हम लोग अभी लैप्लास के ऊपर फोकस नहीं है कि वो क्या होता है, वो हम लोग जब पढ़ेंगे वहाँ पे देख लेंगे। अब बात आती है कि सर इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन का क्या वैल्यू है या फिर चारों ऑप्शन का यूज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना बेसिक सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 4d2y dt2 प्लस 36y इज इक्वल टू 36x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर पावर 2 है तो s स्क्वायर, कोफिशिएंट तो 4 था ही, y क्या हमारा ys हो जाएगा 36 y ऑफ s इज इक्वल टू 36 x ऑफ s। और एक और चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा जो है इनपुट आउटपुट किसको मान के चलना है, तो y हमारा आउटपुट हो जाएगा, x हमारा इनपुट हो जाएगा, ये मेरे को मान के चलना है। ठीक है। अब जो है अब आप लोग बोलोगे सर समझेंगे कैसे, तो मैक्सिमम सवाल में या तो XY दिया रहता है या CT और RT दिया रहता है, या फिर आपको वो लिखा रहेगा कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ, तो मेरे को ये मान के चलना है कि हमारा ये Y इनपुट आउटपुट होगा और X हमारा इनपुट होगा। अब हम लोग YS को कॉमन लेते हैं। YS हमारा कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा सर, YS को अगर कॉमन ले रहे हो तो हमारा क्या निकल के आएगा 4s स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 36x ऑफ s। ठीक है। हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, वो कर दिए तो हमारा निकल के आएगा 4s स्क्वायर प्लस 36 और ऊपर में हमारा 36 हो जाएगा। ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब जो है सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होता है, ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n स्क्वायर। अब बोलो अब क्या करोगे सर, अब जो हम लोग कंपेयर कर लेंगे दोनों इक्वेशन का, कंपेयर करके हम लोग जो भी नोन चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरे को यहाँ से क्या क्या फाइंड आउट करना होता है, मेरे को यहाँ से ओमेगा n का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम होता है। उसके बाद हम लोग को जीटा फाइंड आउट करना होता है, जो कि हमारा डैम्पिंग रेशियो होता है। 2 चीज़ें मेरे को यहाँ से दिख रही है कि 2 चीज़ें मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ सर। तो चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो दोनों को अगर कंपेयर कर रहा हूँ, मैं यहीं पे कंपेयर कर दे रहा हूँ, तो दोनों को कंपेयर करने पे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ओमेगा n स्क्वायर, और यहाँ पे देखो एक और चीज़ ध्यान देना है कि हमारा जो इक्वेशन ऊपर में लिखा हुआ है उसको स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 रखना है, ये ध्यान में रखना होगा आपको हमेशा। 4 कॉमन लोगे तो हमारा s स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। देखो अब आप लोग देख रहे हो कि स्टैंडर्ड बैठ गए, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 1 है। चलो अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग जो है ना कंपेयर करेंगे। तो ओमेगा n स्क्वायर क्या निकल के आएगा, ओमेगा n स्क्वायर हमारा 9 आ रहा है, तो ओमेगा n स्क्वायर 9 आ रहा है, तो ओमेगा n का वैल्यू हमारा क्या होगा 3 रेडियन पर सेकेंड।
एक चीज़ तो हमारा निकल गया। चलो अब यहाँ से बताओ जीटा कुछ निकलेगा क्या सर? जीटा यहाँ पे नहीं निकल पा रहा है, जीटा का वैल्यू जीरो हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कोफिशिएंट ऑफ एस प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से जीटा का वैल्यू हमारा जीरो आ गया। तो दो अननोन था, दोनों अननोन हमारा जो है स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर से कंपेयर करके हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आते हैं कि सर अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग जाते हैं। देखो जीटा का वैल्यू जीरो का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? देखो जीटा का वैल्यू जीरो का मतलब हो गया कि सिस्टम में कोई डैम्पिंग नहीं है। हमारा ये सिस्टम क्या है? अनडैम्प्ड सिस्टम है, अनडैम्प्ड सिस्टम। यानी कि अगर सिस्टम हमारा कैसा होगा ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। दूसरा चीज़, एक और चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा सिस्टम का ट्रांजिएंट बिहेवियर जो होता है ना, वो हमारे पोल के लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा, हमारे सिस्टम का ट्रांजिएंट बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, हमारा सिस्टम का ट्रांजिएंट बिहेवियर कैसा होगा हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोल के लोकेशन के ऊपर हम लोग वो बताते हैं कि हमारा सिस्टम का ट्रांजिएंट बिहेवियर कैसा होता है, यानी कि नेचर ऑफ सिस्टम हम लोग बताते हैं पोल के लोकेशन से। तो यहाँ से हम लोग जो है देखो इस ट्रांसफर फंक्शन में पोल हमारा क्या है? पोल्स हमारा दो पोल्स होगा क्योंकि हमारा पोलिनोमियल दो का है, और हमारा जीरो जो है कोई भी नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू। तो पोल्स का लोकेशन क्या है यहाँ पे? अगर इक्वेट करोगे डिनोमिनेटर का तो हमारा पोल्स निकल के आता है। पोल्स का लोकेशन आएगा सर प्लस माइनस J3। ठीक है, हमारा पोल्स का लोकेशन आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि पोल्स का जो लोकेशन आया है वो हमारा क्या आया है? ये हमारा इमेजनरी एक्सिस के ऊपर आया है। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ पोल्स का लोकेशन, ये हमारा इमेजनरी एक्सिस के ऊपर आया है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे हम लोग क्या समझ सकते हैं, आगे क्या सीख सकते हैं उसको देखना है। सर ये हमारा इमेजनरी एक्सिस हो गया, हमारा रियल एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव रियल एक्सिस हो गया, ये हमारा नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस हो गया। पोल का लोकेशन क्या है? पोल का लोकेशन सर है J3, ठीक है, और माइनस J3। ठीक है, चलो सर यहाँ डिनोट कर दिए। अब क्या करेंगे? अब जो है मेरे को यहाँ पे देखना है कि सर इसमें और क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो हम लोग को पता है कि अगर हमारा, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कुछ स्टेटमेंट, इफ़ पोल्स ऑफ सिस्टम, इसको याद रखोगे, इफ़ पोल्स ऑफ सिस्टम lies at imaginary axis, then it will, देखो इसको याद रखोगे तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा, it will be a undamped system, it will be undamped। अब आप पोल के लोकेशन के अनुसार ही बोल सकते हो कि सिस्टम हमारा अनडैम्प्ड है कि ओवरडैम्प्ड है। धीरे धीरे हम लोग एक चीज़ सीखेंगे, फिलहाल हम लोग अनडैम्प्ड के बारे में देख रहे हैं तो हम लोग अनडैम्प्ड देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? पोल हमारा क्या आ रहा है? इमेजनरी एक्सिस के ऊपर आ रहा है दोनों पोल। यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों पोल हमारा कहाँ पे है सर? दोनों पोल हमारा इमेजनरी एक्सिस के ऊपर है। यानी कि पोल अगर हमारा इमेजनरी एक्सिस के ऊपर होगा तो सिस्टम हमारा कैसा सिस्टम होगा? अनडैम्प्ड सिस्टम होगा। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो अनडैम्प्ड सिस्टम का बिहेवियर कैसा होता है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि द आउटपुट ऑफ सिस्टम, डैम्पिंग हम लोग क्यों देते हैं? सिस्टम का रिस्पॉन्स को सेटल करने के लिए। द आउटपुट ऑफ सिस्टम इज कंटिन्यूअसली oscillatory in nature, which oscillate at ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा, देखो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा सर? वो हमेशा ओसिलेट करते रहेगा। कितना से सर? ये हमेशा ओसिलेट करते रहेगा। ठीक है, ये सिस्टम का रिस्पॉन्स हमारा हमेशा ओसिलेट करेगा कितना फ्रीक्वेंसी से? ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ये हमारा ओसिलेटिंग नेचर का होगा। और इसमें क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है सर? इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं कि हमारा सिस्टम क्या होगा? मार्जिनल स्टेबल सिस्टम भी हो सकता है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा। इतना पॉइंट हम लोगों ने सीखा। इतना पॉइंट हम लोग यहाँ से जीटा इक्वल टू जीरो देख के भी बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर जो है पोल का लोकेशन पता है तब भी आप बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि जीटा इक्वल टू जीरो इनके अनडैम्प्ड सिस्टम। तो अनडैम्प्ड सिस्टम में हमारा क्या होता है? सिस्टम हमारा ओसिलेटरी नेचर का होता है, कंटिन्यूअस ओसिलेट करता रहेगा एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर कि हमारा क्या क्या गिवन है। देखो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे मेरा क्या क्या गिवन है। पहला स्टेटमेंट है कि द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिस्पॉन्स इज 6 रेडियन पर सेकेंड। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे थे, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारा होता है ओमेगा एन। तो ओमेगा एन यहाँ पे हमारा 3 रेडियन पर सेकंड आता है, यानी कि ये हमारा गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। अब आते हैं दूसरे पे, द रिस्पॉन्स इज ऑलवेज ओसिलेटरी। क्लियर है सर कि रिस्पॉन्स हमारा हमेशा ओसिलेटरी होगा, ये तो हम लोगों ने अभी देखा। तीसरा क्या है? द परसेंटेज ओवरशूट इज 10% एंड द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम इज 0.6। देखो डैम्पिंग रेशियो तो हमारा यहाँ पे 0 हो रहा है, जीटा का वैल्यू 0 है। परसेंटेज ओवरशूट तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि हमारा सिस्टम हमेशा जो ओसिलेटरी नेचर का होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा डैम्पिंग तो वो गलत दिया हुआ है। उसके बाद से चौथा क्या दिया हुआ है कि बोथ सिस्टम टाइम कांस्टेंट एंड सेटिंग टाइम आर इन्फिनिटी।
ठीक, सही बात बोले कि सेटलिंग टाइम का मतलब क्या होगा कि सिस्टम का रिस्पॉन्स हमारा एक टाइम आने के बाद वो सेटल होने लगे, एक टॉलरेंस के अंदर आके वो सेटल होने लगे। यानी कि सेटलिंग टाइम तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि सिस्टम तो हमारा हमेशा क्या होगा, ऑसिलेटरी नेचर का होगा। देख लो सिस्टम हमारा हमेशा ऑसिलेटरी नेचर का होगा। ये क्या कहीं पे सेटल हो पा रहा है, ये कहीं पे सेटल हो पा नहीं हो पा रहा है। यानी कि हमारा क्या होगा, सेटलिंग टाइम हमारा यहाँ पे इन्फिनाइट होगा। ठीक है, और सिस्टम का टाइम कॉन्स्टेंट भी हमारा क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम हमेशा क्या कर रहा है, ऑसिलेट हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि ऑप्शन 1 एंड 4 हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 एंड 4, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो ये सवाल जो है ना इंपॉर्टेंट था, ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब आते हैं इस दूसरे नंबर में। इसमें क्या बोला है कि मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना। देखो हमारा पहला लिस्ट में क्या है, स्टिफनेस ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, क्लोजनेस ऑफ द रिस्पॉन्स टू द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, रिडक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट एरर, नंबर ऑफ इंटीग्रेटर इन ट्रांसफर फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे हमारा टाइप 2 में दिया हुआ है कुछ कुछ बातें। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि हमारा होगा क्या सर। देखो एक बात बताओ आप लोग, हम लोग जो है यहाँ पे जो स्टिफनेस ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमारा, यानी कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का स्टिफनेस हमारा कैसे कम होगा। देखो हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट बिहेवियर जो है ना सिस्टम का, हमारा 5, उसमें हम लोग को 5 टाइप पढ़ना होता है। 5 टाइप में क्या क्या है, राइज टाइम, पीक टाइम, ये सब चीज़ें हैं। तो एक बात बताओ, स्टिफनेस कम होगा यानी कि सिस्टम का रिस्पॉन्स बहुत तेज़ी से उठेगा, बहुत तेज़ी से उठेगा। ठीक है, यानी कि उसके लिए क्या होना चाहिए, राइज टाइम और वो पीक टाइम के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा। यानी कि ऑप्शन एक हमारा 3rd के साथ मैच करेगा, ये हमारा 3rd के साथ मैच करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग जैसे डैम्पिंग भी पढ़ते हैं ना, डैम्पिंग का मतलब ही हो गया वो चीज़ कि सिस्टम का हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, स्लो है या फास्ट है। ठीक है, राइज टाइम पीक टाइम के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि इसका कैसे जो है ना हमारा सिस्टम के स्पीड के ऊपर। देखो हमारा ट्रांजिएंट में हमेशा हम लोग टाइम के बारे में हम लोग देखते हैं कि हमारा नेचर ऑफ सिस्टम कैसा है, सिस्टम का बिहेवियर कैसा है, कितना कम टाइम में रिस्पॉन्स कर रहा है या क्या क्या सब चीज़ें, वही हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब आती हैं सर कि हमारा जो है और इसमें क्या हो सकता है। पहला तो चलो सही है, ऑप्शन बी में आते हैं, क्लोजनेस ऑफ द रिस्पॉन्स टू द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। यानी कि जितना हमारा क्लोजनेस ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्स अगर हमारा डिजायर्ड रिस्पॉन्स के आसपास आए, ये कैसे हो सकता है, ये आपको कैसे हो सकता है। तो देखो एक और चीज़ बताओ, हमारा ओवरशूट और सेटलिंग टाइम का क्या मतलब होता है। ओवरशूट का मतलब होता है कि जो हमारा ये स्टेडी स्टेट से और पीक के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है, ये हमारा पीक ओवरशूट होता है। ठीक है, और सेटलिंग टाइम का मतलब है एक टाइम आने के बाद सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या हो जाए, अपने डिजायर रिस्पॉन्स की तरफ सेटल हो जाए। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा सेटलिंग टाइम और पीक ओवरशूट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्लोजनेस ऑफ द रिस्पॉन्स टू द डिजायर रिस्पॉन्स। ठीक है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स जाके हमारा डिजायर रिस्पॉन्स के पास, हम लोग एक्चुअल इनपुट वाला जो रेफरेंस वाला करके देखे थे शुरू में, वही वाला चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा 4 के साथ चला जाएगा। सी में आते हैं, रिडक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट एरर, रिडक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट एरर। तो स्टेडी स्टेट एरर का रिडक्शन हम लोग कैसे करते हैं, ये चीज़ें हमारा इंपॉर्टेंट है कि रिडक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट एरर हमारा कैसे होता है। चलो इसमें बताओ हमारा कैसे होता है रिडक्शन। हमारा रिडक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट एरर होता है आपको टाइप के अनुसार कि हमारा सिस्टम का टाइप कैसा है। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सी किसके साथ जाएगा, सी हमारा जो है C1 के साथ जाएगा। ठीक है, C1 के साथ जाएगा, यानी कि हमारा फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, फीडबैक हम लोग देते हैं ना, फीडबैक हम लोग देते हैं तो क्या होता है, चौथा हमारा देखो एक और फीडबैक देते हैं तो एरर, हम एरर को ही, तो स्टेडी स्टेट एरर को क्या होता है, फीडबैक क्या करता है कि हमारा देखो हमारा ये फॉरवर्ड यहाँ से एक फीडबैक आता है, तो ये हमारा क्या होता है, मान लो कि हमारा जो डिजायर वैल्यू है वो नहीं मिल पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हमारा सिस्टम क्या करता है, यहाँ से एक सिग्नल आता है, ये हमारा फिर इनपुट साइड से बोलता है सिस्टम को कि अब जो है ना हम मेरे को डिजायर वैल्यू नहीं मिलता है, तो फिर ये क्या करता है, करेक्शन करके यहाँ पे एरर वैल्यू होता है, फिर ये करेक्शन करके आउटपुट देता है, तो हम लोग को जो है ना डिजायर वैल्यू मिलता है। ये तब तक ऐसे होता रहता है जब तक हमारा वो डिजायर वैल्यू मिल नहीं जाता। तो फीडबैक का यही काम होता है कि हमारा सिस्टम के रिस्पॉन्स को डिजायर वैल्यू तक पहुँचाने का ये काम करता है। ठीक है, चलो अब जो है बात आती है कि सर चौथा, नंबर ऑफ इंटीग्रेटर इन लूप ट्रांस। इंटीग्रेटर अगर लगाओगे तो इंटीग्रेटर किसी भी अगर सिस्टम के साथ लगाओगे, जीएस के साथ लगा दिए, तो इंटीग्रेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s। तो 1/s अगर पोल का लोकेशन बढ़ता है, यानी कि सिस्टम का क्या बढ़ाएगा, ये टाइप हमारा सिस्टम का बढ़ा देगा। ठीक है, ये हमारा टाइप के साथ रिलेशन है, यानी कि चौथा हमारा 2 के साथ जाएगा। ठीक है, यानी कि डी हमारा 2 के साथ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, बस ऐसे ही हमको रिलेट करके इसको देखना होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का हम देखो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग कर रहे थे ना d/dt, तो ये हमारा SYT था तो YS आ रहा था। वैसे अगर हम लोग इंटीग्रेशन का किसी सिस्टम में लगाते हैं तो वो क्या करेगा, हमारा एक पोल का लोकेशन बढ़ा देगा। पोल हमारा क्या होगा, फिर पोल का मतलब क्या होगा, ये ओरिजिन के ऊपर हमारा एक पोल दे देगा, यानी कि टाइप हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक सही है, ये हमारा चारों सही हो गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है। मैं यहाँ पे जो बोल रहा था स्टेडी स्टेट एरर, रिडक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट एरर, वो मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, वो हम लोगों ने बाद में देखेंगे। वो कंपेयर करके वो क्या करता है, वो कम करता है मैग्नीट्यूड पे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, जब सिस्टम हम लोग डिजाइन करते हैं ना, वहाँ पे हमारा फीडबैक का ये काम पड़ता है, ठीक है। फीडबैक क्या करता है, रिडक्शन करता है स्टेडी स्टेट एरर में, ठीक है। वो कंपेयर कर लेता है ना कि आउटपुट जो है वो डिजायर आउटपुट नहीं है, तो फिर क्या करेगा, सिग्नल देगा कि इसको इनपुट साइड को कि जो मिला है मेरे को वो सही नहीं मिला है, तो फिर क्या करेगा, इनपुट साइड हमारा करेक्शन होकर फिर जाएगा आउटपुट की तरफ, ठीक है। चलो ये बेसिक सब चीज़ें। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। देखो इसमें हमारा क्या बोला है कि इसमें हमारा सवाल दिया हुआ है कि कंसीडर द नेटवर्क फंक्शन HS, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट। यहाँ पे क्या पूछा कि स्टेडी स्टेट क्या पूछा है हमारा यहाँ पे, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो देखो हम लोग जो है ना यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करके स्टेडी स्टेट, क्योंकि मेरे को पता है HS जो है ना क्या है, HT का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन HS, तो HT हमारा क्या रिस्पॉन्स है। तब देखो हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम पुट करके क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स निकालेंगे। यहाँ पे रिस्पॉन्स निकालना है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट S टेंडिंग टू 0 SHS होता है फाइनल वैल्यू थ्योरम। अगर हम लोग क्या करते हैं, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, हम लोग जो है ना T = इन्फिनिटी के ऊपर सिस्टम का रिस्पॉन्स निकालते हैं, यही हमको निकालना है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में। लेकिन अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे तो मेरा क्या हो जाता है, टाइम से हम लोग S डोमेन में चेंज कर लेते हैं। ये हमारा एक मेथड होता है जो कि लैप्लास में पढ़ना है, ठीक है, जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है सिग्नल सिस्टम के अंदर। ये हमारा देखो स्टेडी स्टेट का मतलब है कि इनफाइनाइट टाइम पे सिस्टम के रिस्पॉन्स को देखना है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा टाइम डोमेन में एनालिसिस करना है, यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको S डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा इजीली हो जाएगा, ठीक है। कन्फर्म है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ना इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 मिनट, ठीक है। लिमिट S टेंडिंग टू 0 S इंटू 2S+3 बाई S+2 इंटू S+4। अब देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करो कि हमारा ये स्टेप इनपुट दिया हुआ है, तो स्टेप इनपुट के लिए 1/S हो जाएगा, हमारा स्टेप का होता है 1/S, ठीक है। चलो अब जो है ना S से S कैंसिल हो गया, बाकी अब बैठा दो 0, तो हमारा होगा 6/2 इंटू 4, यानी कि हमारा होगा 3/4, हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखो हमारा क्या दिया हुआ है, कि ए सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम हैज ए ट्रांसफर फंक्शन ω(n²). देखो मैंने पहले भी बोला था कि हमारा सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन स्टैंडर्ड वाला क्या होता है सर, तो ω(n² डिवाइडेड बाई S² + 2ζ ω(ns) + ω(n²). अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिस्ट दिया हुआ है, और राइज टाइम, पीक को परसूट और सेटलिंग टाइम के बारे में दिया हुआ है, और इन दोनों का, इन सब का इक्वेशन आपको बताना है कि सर ये होता क्या है, सर देखो, ठीक है। तो देखो ये सारे जो होते हैं ना, क्या है, राइज टाइम है, पीक को परसूट और सेटलिंग टाइम है, ये सारे जो है ना स्पेसिफिकेशन है किसके, हमारा सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए होता है जनरली, और ये हम लोग ट्रांजिएंट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिएंट का पार्ट है, यानी कि सिस्टम के नेचर को हम लोगों को पढ़ने के लिए ये सारे पार्ट्स को कवर करना होता है। सिस्टम के नेचर को हम लोगों को समझने के लिए इन सारे पार्ट्स को कवर करने होते हैं, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, ठीक है। इससे क्या होता है कि सिस्टम के हम लोग नेचर के बारे में जान पाते हैं कि सिस्टम का नेचर कैसा है, ठीक है। अब चलो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि सर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, सर राइज टाइम के बारे में बताओ। तो देखिए आप लोग राइज टाइम के बारे में यहाँ पे आप लोग सीखते चलो, ठीक है। यहाँ पे सवाल हमारा ये नहीं कि ये का सॉल्व करना, सवाल है कि मेरे को कॉन्सेप्ट सीखना, ठीक है। राइज टाइम का मतलब क्या होता है सर, तो राइज टाइम का मतलब होता है कि इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0% to 100% of final value in under damped system and 10% to 90% of final value in critical damped system। यानी कि अगर सिस्टम के रिस्पॉन्स को 0 से 100% जाने में, 0 to 100% जाने में, कि किस केस के लिए, अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए वो आपको दिया रहता है, ऐसा कुछ इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है। और 10 to 90% जाने में, ये 10 to 90% किसका, फाइनल वैल्यू का, ये दोनों हमारा किसका, फाइनल वैल्यू का जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइज टाइम बोलते हैं। यानी कि सिस्टम के रिस्पॉन्स को जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देखा था हमारे इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू है 1, ये CT हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स है, ये हमारा टाइम है, ठीक है।
मैं इसको लास्ट में सारे को एक जगह बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग एक एक करके डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा ग्राफ, ठीक है। तो राइज टाइम का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम के रिस्पॉन्स को 10% से 90% और फाइनल वैल्यू क्रिटिकल डैम्प के लिए और 0% से 100% अंडर डैम्प के लिए जाने में जो टाइम लगता है, ये हमारा सब टाइम का ही स्पेसिफिक है, टाइम के बारे में हम लोग को देखना है। जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइज टाइम बोलते हैं सर। तो सर राइज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, राइज टाइम का फॉर्मूला होता है टी आर जो होता है ना, टी आर इज इक्वल टू पाई माइनस फाइव बाई ओमेगा डी, पाई माइनस फाइव बाई ओमेगा डी होता है, ठीक है। पाई माइनस फाइव बाई ओमेगा डी होता है। अब सर फाई क्या होता है, तो फाई का एक फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फाई हमारा होता है, आपको सब चीज़ बताया जाएगा अगर आप पढ़ोगे तो, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर बाई जीटा, ठीक है। बाई ओमेगा डी का फॉर्मूला होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा डी क्या होता है सर, ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी होता है जिसका वैल्यू होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जनरली ये वाला आपको इक्वेशन याद रखना है, क्योंकि फाई का वैल्यू भी दिया रहता है आपको, ठीक है। फाई का वैल्यू भी दिया रहता है, इसको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन पाई माइनस फाइव बाई ओमेगा डी आप याद रखोगे। ओमेगा डी के बारे में सबको पता है, ओमेगा डी हमारा तो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी होता है जिसका वैल्यू होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया राइज टाइम के बारे में। अब हमारा क्या बच रहा है सर, पीक टाइम। लास्ट में मैं सारे को एक जगह कर दूंगा, सारे को मैं एक जगह कवर कर दूंगा। अब लिख लेते हैं सर पीक टाइम के बारे में। पीक टाइम क्या होता है, राइज टाइम का हो गया, पीक टाइम के बारे में। तो पीक टाइम होता है ना कि हम लोग देखते हैं कि सिस्टम के रिस्पॉन्स को कितना टाइम लगता है पीक तक जाने में, पहले पीक तक जाने में, यानी कि इट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर आउटपुट टू रीच अप टू इट्स पीक वैल्यू। यानी कि पीक तक जाने में सिस्टम के रिस्पॉन्स को जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग पीक टाइम बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है टीपी इज इक्वल टू, इसको हम लोग टीपी से डिनोट करते हैं पाई बाई ओमेगा डी, पाई बाई ओमेगा डी, ठीक है। अब आते हैं राइज टाइम पीक टाइम हो गया। अब हमारा क्या बच रहा है, पीक ओवरशूट। ये पीक ओवरशूट है, मैं सब चीज़ ग्राफ में करके आपको बता दूंगा, आप वेट कर लो थोड़ा सा। पीक ओवरशूट जिसको हम लोग एमपी से डिनोट करते हैं, एमपी, ये हमेशा परसेंटेज में रहेगा। पीक ओवरशूट हमेशा जो है ना परसेंटेज में रहेगा। ये इसको पीक ओवरशूट का डिफिनेशन क्या होता है, इट इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम आउटपुट एंड स्टेडी स्टेट आउटपुट। ये हम लोग जो मैंने बोला था ना कि हमारा ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, जैसे स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 है और हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स ऐसे जा रहा है, तो ये वाला जो वैल्यू होता है ना, मैक्सिमम पीक और स्टेडी स्टेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है, पीक ओवरशूट होता है, ठीक है। पीक ओवरशूट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका मेन फॉर्मूला देखो, एम पी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। ये हमेशा परसेंटेज में रहेगा, इंटू 100। एम पी हमेशा परसेंटेज में रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा स्टेबिलिटी चेक करने के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है कि इससे हम लोग चेक कर पाते हैं कि सिस्टम का हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया। अब हमारा बचा है सेटलिंग टाइम, जो मैंने बहुत ही बार बताया लेकिन फिर से आप लोग देख लो। सेटलिंग टाइम देखो, इसको हम लोग टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेटलिंग टाइम को टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे विद इन टॉलरेंस बैंड ऑफ 2% एंड 5%, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया। तो टीएस का जो वैल्यू होता है 4 बाई जीटा ओमेगा एन होता है। ये किसके लिए होगा, हमेशा 2% के लिए होगा, ठीक है। टॉलरेंस बैंड 2%। टीएस इज इक्वल टू 4 बाई 3 बाई जीटा ओमेगा एन, ये हमारा होगा 5% के लिए। देखो अगर आप कहीं कुछ मेंशन नहीं है ना तो टॉलरेंस में सबसे कम लिया जाता है, यानी कि 2%। ये वाला फार्मूला आप हर जगह यूज करोगे अगर आपको नहीं लिखा है कि 2% या 5% के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ तक बेसिक इनके बारे में कि हमारे ये होते क्या हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं कि सर ग्राफ से कैसे इसको डिस्कशन करोगे। देखो मैं बता देता हूँ, ये हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स का ग्राफ है। सॉरी, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं मेरा स्टेडी स्टेट वैल्यू जो है ये 1 है कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब चलो सर आप कैसे करोगे। अब देखो हमारा रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप से जा रहा है, वेट करो, ये स्ट्रेट लाइन वाला, और कुछ इस टाइप से ऑसिलेट कर रहा है, फिर आगे सेटल हो गया, ठीक है। सेटल हो गया, मान लो सेटल हो गया, ठीक है। ये सेटल हो गया, ठीक है। अब इसमें सर राइज टाइम पीक टाइम क्या होगा। देखो राइज टाइम क्या था,
राइज टाइम कहते हैं कि सिस्टम के रिस्पॉन्स को देखो ये हमारा राइज टाइम हो जाएगा। सिस्टम के रिस्पॉन्स को 100% जाने में जो टाइम लगता है वो राइज टाइम हो गया। देखो ये 100% मतलब कि 1, ठीक है, ये राइज टाइम हो गया। पिक टाइम क्या होता है? सिस्टम के रिस्पॉन्स को पहले पिक तक जाने में जो टाइम लगता है, यानी इसका फर्स्ट पिक है, ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा पिक टाइम हो जाता है। इसको हम लोग टीपी बोलते हैं, ठीक है सर। चलो अब जो है राइज टाइम पिक टाइम हो गया। अब हमारा सेटलिंग टाइम क्या होता है? सिस्टम के मान लेते हैं कि हमारा टॉलरेंस बैंड कुछ बन रहा है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ टॉलरेंस बैंड हमारा कुछ, ये हमारा टॉलरेंस बैंड है, ठीक है। देखो यहाँ के बाद से सिस्टम का रिस्पॉन्स हमारे इस बैंड के अंदर ही है, दिख रहा है ना। तो जिस टाइम के बाद हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स टॉलरेंस बैंड के अंदर शिफ्ट कर जाए वो हमारा सेटलिंग टाइम होता है। तो मान लेते हैं कि इस टाइम, ये टाइम जो है ना हमारा, यहाँ पे कुछ टाइम है, इस टाइम के बाद सिस्टम का रिस्पॉन्स एक बैंड के अंदर शिफ्ट कर गया 2% या 5%, तो हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा सेटलिंग टाइम है, ठीक है। ये हमारा सेटलिंग टाइम है, क्लियर है यहाँ पे, ये हमारा सेटलिंग टाइम है। अब बात आती है कि सर पीक ओवरशूट क्या होती है? पीक ओवरशूट जो है सर, ये हमारा स्टेडी स्टेट और हमारा जो पिक के बीच का जो डिफरेंस है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पिक ओवरशूट। ये हमारा क्या है सर? ये हमारा एमपी है, पिक ओवरशूट है, ठीक है। ये वैल्यू हमारा पिक ओवरशूट है, क्लियर है यहाँ पे। अब जो है, अब एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि सर सेटलिंग टाइम ज़्यादा होता है, पिक टाइम ज़्यादा होता है, या फिर हमारा कौन सा टाइम ज़्यादा होता है, तो आप इस ग्राफ को देख के बोल सकते हो कि टाइम एक्सिस पर सेटलिंग टाइम सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद पिक टाइम होगा, उसके बाद राइज टाइम होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले सिस्टम में अगर पूछे कि सबसे कम टाइम किस में लगेगा, तो आपको राइज टाइम में, फिर किस में पिक टाइम में, फिर किस में हमारे सेटलिंग टाइम में, आप ये बोल सकते हो इस सिस्टम के ग्राफ को देख करके, ठीक है। ये आपको दिया रहेगा या फिर आपसे पूछ सकता है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ इतना चीज़ हम लोगों ने यहाँ से सीखा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। इस सवाल में क्या बोल रहे हैं कि द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, हमारा देखो ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यानी कि जीएस का वैल्यू है, ठीक है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हम लोग लिखते हैं GSHS, तो GSHS का वैल्यू है, जिसमें HS का वैल्यू 1 है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा GS का वैल्यू है, क्योंकि HS का वैल्यू तो यहाँ पे लिख दिया कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। चलो अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, इसको हमको समझना है। तो देखो स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट में क्या क्या पूछा आप लोग, यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर पूछा है, इसमें भी स्टेडी स्टेट एरर पूछा है, इसमें भी स्टेडी स्टेट पूछा है। इनपुट एक में दिया स्टेप, एक में दिया रैंप, एक में दिया एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो तो हम लोग जो है ना एक टेबल बनाए थे, हम लोगों ने एक टेबल बनाया था, एक टेबल को हम लोगों ने बना लेना है यहाँ पे, उससे क्या होगा कि आसान हो जाना हमारा। चलो ठीक है सर, एक टेबल हम लोगों ने बनाया था, उस टेबल को हम लोगों को फिर से बना लेना है सर, ठीक है। चलो सर ठीक है, टेबल को हम लोग बना ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये हमारा इधर इनपुट होगा और इधर हमारा टाइप ऑफ सिस्टम होगा, ठीक है। इनपुट और टाइप ऑफ सिस्टम होगा। चलो तो हमारा टाइप कितना हो सकता है? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। चलो सर यहाँ पे हम लोग टाइप 0 ले लिए, टाइप 1 ले लिए और ये टाइप 2 ले लिए। ये टेबल को याद रखोगे हमेशा, आप लोग हमेशा इसको याद रखना आपको। यहाँ पे हमारा हो सकता है स्टेप इनपुट, यहाँ पे हो सकता है हमारा रैंप इनपुट, यहाँ पे हो सकता है हमारा पैराबोलिक, ठीक है। चलो अब बताओ आप लोग कि टाइप 0 पे स्टेप इनपुट का वैल्यू क्या आता था सर? तो हमारा आता था A डिवाइडेड बाई 1 प्लस KP। KP क्या है? हमारा पोजिशनल एरर कांस्टेंट। टाइप 1 पे 0, टाइप 2 पे 0 आता था, ठीक है सर। टाइप 1 पे 0 और टाइप 2 पे हमारा 0 आता था, ठीक है सर। ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब आगे कैसे करेंगे? आगे हम लोग देखना है कि रैंप के लिए क्या होगा। तो रैंप के लिए टाइप 0 में हमारा हो जाता है, रैंप के लिए टाइप 0 में इन्फिनिटी, टाइप 1 में हमारा होता है B बाई KB। KB क्या है? वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। इसके बाद टाइप 2 में 0 हो जाता है। अब पैराबोलिक के लिए देखो क्या होता है, पैराबोलिक के लिए आप लोग को क्या होता है वो हम लोग को लिख लेना है। पैराबोलिक के लिए होता है इन्फिनिटी और ये होता है C बाई KA, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। ये हमारा निकल के आ गया। अब जो है देखो, अब जो है एक बात बताओ, KP, KB और KA ये हमारा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बताओ एक बात, यहाँ GS का जो वैल्यू है इसको देख के क्या बोल रहे हो कि हमारा जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ये हमारा टाइप 1 सिस्टम है। टाइप 1 क्यों हुआ सर? टाइप 1 इसलिए हुआ सर क्योंकि यहाँ पे एक पोल जो है ना इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में एक पोल ओरिजिन के ऊपर है सर, तो हमारा टाइप 1 हो गया। अब देखो टाइप 1 की ही बात हम लोग सिर्फ करेंगे, अब टाइप 1 की ही बात करेंगे सर। तो चलो अब देखते हैं टाइप 1 में क्या क्या हो रहा है। तो टाइप 1 में हम लोग देख रहे हैं कि टाइप 1 में हमारा स्टेप पे क्या हो रहा है? एरर 0 हो जा रहा है। चलो क्या कहीं पे स्टेट का मेंशन क्या है? द स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इज इक्वल टू 0। तो चलो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब बात आती है सर रैंप के लिए। तो रैंप के लिए कुछ मेंशन क्या है? द स्टेडी स्टेट एरर फॉर ए रैंप इनपुट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इज 2।
रैंप इनपुट का मैग्नीट्यूड 10 पे हमारा स्टेडी स्टेट एरर बोला 2 है, तो चलो इसको निकाल लेते हैं। तो स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू रैंप इनपुट टाइप 1 के लिए निकालना है, क्योंकि टाइप 1 का हमारा सिस्टम है। तो क्या है, b बाई के भी दिया हुआ है। के बी का वैल्यू क्या होता है सर, के बी का वैल्यू होता है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस जी एस, ठीक है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस जी एस का वैल्यू क्या है सर, जी एस का वैल्यू 5 इंटू 1 प्लस 0.1 इंटू एस डिवाइडेड बाई एस इंटू 1 प्लस 5s 1 प्लस 20s, ठीक है। अब जो है एस से एस कैंसिल हो गया, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 का वैल्यू बैठा होगा, तो के बी का वैल्यू निकल के आएगा सर, के बी क्या निकल के आएगा, एक बार देख लेते हैं। के बी हमारा निकल के आएगा 5 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, यानी कि 5 निकल के आएगा। अब जो है ना स्टेडी स्टेट एरर पूछा है, तो देखो बी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैंप इनपुट ऑफ मैग्नीट्यूड 10, तो बी का वैल्यू 10 है, के बी हमारा 5 निकल के आया, तो ये स्टेडी स्टेट एरर 2 आ रहा है, यानी कि क्या बोला है कि द स्टेडी स्टेट एरर फॉर ए रैंप इनपुट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इज 2, तो ठीक ही बोल रहा है ये, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड भी करेक्ट हो गया। अब बात आती है तीसरे के ऊपर कि तीसरा सर क्या होगा। तीसरा देखो दूसरा भी हमारा करेक्ट हो गया, तीसरे में क्या आ रहा है, तीसरा हमारा बोला है, तीसरा स्टेटमेंट है इसमें कि द स्टेडी स्टेट एरर फॉर एन एक्सेलरेशन इनपुट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इज इनफिनाइट। तो यहाँ पे बताओ आप लोग, पैराबोलिक का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पे हमारा क्या हो रहा है, स्टेडी स्टेट एरर इन्फिनिटी नहीं हो रहा टाइप 1 के लिए, हो ही रहा है सर, यानी कि तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। क्लियर है, इस टेबल से हमारा तीनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो गया। अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। इसमें क्या बोला सर, इसमें बोला है, देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, जो कि पहले भी हम लोगों ने इस टाइप का सवाल का डिस्कशन करा था। यहाँ पे आरटी और सीटी देखो मेंशन किया हुआ कि इनपुट एंड आउटपुट है। देखो मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि लिख देगा या नहीं लिखेगा तो आपको समझ लेना है। तो आरटी हमारा क्या है, इनपुट है, सॉरी आउटपुट है, इनपुट है सॉरी, और सीटी आउटपुट है। तो इसका लैप्लास करो आर एस एस स्क्वायर सी एस प्लस 3s सी एस प्लस 2 सी एस, ठीक है। सी टी का सी एस हो जाएगा, आर टी का आर एस हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आर एस बाई सी एस करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, आर एस बाई सी एस करोगे तो एस स्क्वायर 3s प्लस 2। लेकिन मेरे को क्या पूछा है कि व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन पूछा, तो ट्रांसफर फंक्शन होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट क्या है, यहाँ पे सी टी है, तो आउटपुट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइड बाई इनपुट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, जो कि ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन के बराबर होगा। तो हमारा 1 बाई एस स्क्वायर 3s प्लस 2 ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। इसमें क्या बोला कि द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द डैम्पिंग फैक्टर ऑफ द सिस्टम। देखो हमारा सिस्टम का रिस्पांस दिया हुआ है, रिस्पांस मतलब कि आउटपुट दिया हुआ है, लेकिन आउटपुट रिस्पांस कब आएगा, किसी न किसी इनपुट के लिए ही आएगा। ये चीज़ समझ रहे हो आप लोग, यानी कि इम्पल्स रिस्पांस का बात करा है, यानी कि हमारा इम्पल्स इनपुट के ऊपर ये हमारा रिस्पांस दिया हुआ है, ठीक है, सी टी, यानी कि इनपुट हमारा क्या है, इम्पल्स सिग्नल है, उसके ऊपर हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा जो है आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपली इसका क्या करना, पहले ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करोगे, तभी तो इसका जो है आप लोग रिलेट कर पाओगे स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर से। ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या चाहिए, सी एस बाई आर एस चाहिए, आउटपुट बाई इनपुट, क्योंकि सी टी तो मेरे को पता है कि ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, यानी कि ये आउटपुट है, ठीक है। रिस्पॉन्स मतलब कि आउटपुट, इम्पल्स मतलब कि इनपुट में हमारा इम्पल्स इनपुट है, तो ठीक है। तो आर एस का वैल्यू देखो, आर टी क्या हो जाएगा, इम्पल्स डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि इनपुट हम लोग डेल्टा टी दे रहे हैं। तो सी एस बाई आर एस करेंगे तो क्या होगा, सी एस ही होगा, क्योंकि आर एस का वैल्यू तो 1 है, ठीक है। तो मेरे को सी एस निकालना है यहाँ पे, तो सी एस कैसे निकलेगा, आप सी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करो तो सी एस निकल जाएगा। निकालते हैं सर, देखो सबको पता है ना कि आपको अगर साइन 2t का निकालोगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा होगा। अब जो है अगर इसके साथ एक्सपोनेंशियल कुछ मल्टीप्लाई कर देते हो -2t, तो क्या होता है, जहाँ जहाँ पे एस है वहाँ पे 2 से शिफ्टिंग हो जाता है, तो यहाँ वहाँ पे हमारा 2 से शिफ्टिंग हो जाएगा। अगर माइनस एक्सपोनेंट 2 है तो ये प्लस हो जाएगा इसमें। तो ये चीज़ें हमारा बेसिक लैप्लास का ये हमारा प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने सवाल के ऊपर। देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर हमारा साइन 8t है, तो साइन 8t का हो जाएगा 8 बाई एस स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई है e टू दी पावर -6t, तो मेरे को e पावर -6 से मतलब है, तो -6 है, यानी कि s जहाँ जहाँ पे s होगा वहाँ पे s की जगह s प्लस हो जाएगा, s प्लस, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक सही है। लेकिन हमारा ओवरऑल एक और कांस्टेंट मल्टीप्लाई है 12.5, तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 12.5,
ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया सी एस का। तो सी एस निकल के आ रहा है सर, सी एस क्या निकल के आ रहा है 100, इसको आप इक्वेट करोगे तो आएगा 100 एस स्क्वायर प्लस 12s प्लस 100। ठीक है, अब जो है चलो सर ये तो हमारा इतना निकल के आ गया सी एस। तो ये सी एस नहीं है, ये हमारा सी एस बाई आर एस है, क्योंकि आर एस का वैल्यू तो हमेशा हमें इसमें 1 है, क्योंकि हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये सी एस बाई आर एस यानी कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकल गया इस सिस्टम का। अब जो है आप बताओ एक बार, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है सर? वो होता है हमारा ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब जो है देख रहे हो यहाँ पे कि हमारा ओमेगा एन स्क्वायर क्या बच रहा है 100, ओमेगा एन स्क्वायर क्या बन रहा है 100। ठीक है, तो चलो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा ओमेगा एन स्क्वायर हो रहा है 100, तो ओमेगा एन क्या होगा हमारा 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब क्या करना है सर, अब जो है ना एस वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो एस कोफिशिएंट यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा एन है, तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से जीटा का वैल्यू निकल के आएगा 12/2 इंटू 10। ठीक है, यानी कि 0.6 निकल के आ रहा है जीटा। ठीक है, यहाँ जीटा 0.6 निकल के आ रहा है, यानी कि हमारा आज ऑप्शन क्या क्या पूछा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो हमारा कितना रहा 10 और डैम्पिंग फैक्टर यानी कि 0.6, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे जो है डैम्पिंग फैक्टर को देख के क्या बोल सकते हो कि जीटा हमारा लेस देन 1 है, यानी कि ये सिस्टम हमारा कैसा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम जो है ना अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अंडर डैम्प्ड सिस्टम हमारा यहाँ पे है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बताइए आप लोग कि इसको सॉल्व कर पाइएगा आप लोग, क्योंकि मैंने देखो एक और चीज़ आप लोग देखो कि मैं पहले ही आप लोग को अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो आप लोग कि दिया हुआ है फॉर ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 10 रेडियन पर सेकंड, डैम्पिंग रेशियो 0.1, व्हाट इज 2% सेटलिंग टाइम। देखो यहाँ पे सेटलिंग टाइम पूछ दिया, अगर आपको 2% नहीं दिया रहा था तब भी आप मानते कि 2% पे निकालना है। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि 5%, तब आप 5% में निकालोगे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या समझोगे कि हमारा 2% पे पूछा हुआ। तो देखो गिवन क्या है हमारे सवाल में, गिवन है नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकेंड, चलो सर लिख लिया, और डैम्पिंग रेशियो जीटा का वैल्यू 0.1, 2% के लिए सेटलिंग टाइम पूछा है तो क्या होगा 4 जीटा ओमेगा एन, 4 जीटा ओमेगा एन 4/10 इंटू 0.1, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा 4, लेकिन इसका यूनिट का होगा सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेसिक सवाल था। चलो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आउटपुट रेट कंट्रोल इज यूज्ड टू इम्प्रूव डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम गिवन इन द गिवन फ्लो। इफ द क्लोज लूप सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए डैम्पिंग फैक्टर 0.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के नॉट। यहाँ पे देखो बोला है कि अगर हमारा डैम्पिंग को इम्प्रूव करना है, डैम्पिंग को इम्प्रूव करना है कि सिस्टम के रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं क्लोज लूप सिस्टम दे रहे हैं और यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर 0.5 दिया हुआ, तो हम लोग उस केस में के नॉट का वैल्यू क्या निकल के आएगा। चलो ठीक है, सवाल जो भी दिया हो देखो। अब यहाँ पे इसको सबसे जरूरी टेक्निक है कि जो बेसिक में पढ़े थे कि ब्लॉक रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो हम लोग ब्लॉक रिडक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कैस्केडेड है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों कैस्केडेड नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक और ब्लॉक दिख रहा है क्लोज लूप। उसके बाद से बोला कि पैरेलल को, तो पैरेलल भी कुछ नहीं दिख रहा है। उसके बाद बोला है कि मिनी ब्लॉक, मिनी क्लोज लूप को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे मिनी सिस्टम हमारा एक बन रहा है, यहाँ पे एक हमारा है ना, इसको सॉल्व करना। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका फॉरवर्ड गेन है 1/s 1 + 4s। ठीक है, उसके बाद से इसका फीडबैक गेन जो है ना के नॉट इंटू एस है। तो ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम है, नेगेटिव फीडबैक। इसके लिए हम ट्रांसफर फंक्शन क्या लिख सकते हैं, इसका गेन क्या निकल के आएगा। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा सर वो होगा हमारा 1/s 1 + 4s, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + 1/s इंटू 1 + 4s इंटू के नॉट एस। ठीक है, अब जो है ना हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या निकल के आएगा सर, यहाँ से हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकल के आएगा 1/s + 4s² प्लस के नॉट एस। ये हमारा एक गेन हो गया जिसको G1 ले लो। अब हम लोग इसको एक बार फिर से ब्लॉक को बना ले रहे हैं, तो हमारा ये 100 गेन है। अब देखो इसका गेन क्या निकल के आएगा, G1 निकल के आया, तो लिख लो। तो हमारे इसको एक सिंपल गेन से रिप्लेस कर देंगे G1। ठीक है, यहाँ से क्लोज लूप पाथ बन रहा है, फीडबैक पाथ बन रहा है जिसका गेन है 1, और ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ये प्लस के साथ कनेक्टेड है, ये हमारा RS है, ये हमारा CS है। ठीक है, अब जो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि 100 और G1 क्या है, कैस्केडेड है, तो ये हमारा एक यूनिट बन जाएगा। तो चलो सर एक यूनिट बना लेते हैं, ये हमारा एक यूनिट बन जाएगा। चलो तो दो ब्लॉक कैस्केडेड है, तो दोनों का गेन क्या होता है सर, मल्टीप्लाई होता है। तो दोनों का गेन मल्टीप्लाई हो गया, 100 डिवाइडेड बाई s² प्लस के नॉट एस प्लस एस। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है यहाँ पे 4s², सॉरी। अब जो है बताओ एक बार, आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे क्लोज लूप सिस्टम बन रहा है जिसका फीडबैक पाथ hs का वैल्यू 1 है, फॉरवर्ड पाथ gs का वैल्यू यहाँ पे हमारा है 100 डिवाइडेड बाई 4s² प्लस k0s प्लस s, ठीक है। अब बताओ हम लोग को पहले ही मैंने बोला था कि अगर हमारा ओपन लूप गेन देखो, क्योंकि सिस्टम का हमको डैम्पिंग फैक्टर दिया हुआ है, डैम्पिंग फैक्टर निकालने के लिए हम मेरे को सिस्टम को सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं बताया था पहले कि अगर हमारे पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो उसको डायरेक्ट आप लोग क्लोज लूप में कन्वर्ट कर सकते हो, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे सर, डायरेक्ट नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं, चलो कर देते हैं, k0 प्लस 1 यहाँ पे 100 ऐड हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन बन गया। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे सेकंड ऑर्डर से। तो चलो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या निकल गया है सर, हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकल गया है 100 डिवाइडेड बाई 4s² प्लस s k0 प्लस 1 प्लस 100, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकल के आया। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग जो है ना स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, अभी तक आप लोग को याद हो गया होगा, ओमेगा n स्क्वायर s² प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n², ये हमारा सेकंड ऑर्डर का होता है। अब कंपेयर करो तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s4 है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ s को 1 बनाना होगा। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बनेगा 25s² प्लस s k0 1/4 प्लस 25। अब कंपेयर करना है, अब मेरे को कंपेयर करना था, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ओमेगा n² हमारा क्या है, ओमेगा n² 25 है, यानी कि ओमेगा n क्या निकल के आ गया हमारा 5 रेडियन पर सेकंड। चलो ठीक है, अब क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ s यहाँ पे है 2 जीटा ओमेगा n, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s है k0 प्लस 1/4, कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि k0 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा n। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे हमारा जीटा का वैल्यू दिया हुआ है, क्या बोला कि इफ द क्लोज लूप सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू हैव डैम्पिंग फैक्टर 0.5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k0। मेरे को डैम्पिंग फैक्टर 0.5 चाहिए, तो k0 का वैल्यू क्या रखेंगे कि हमारा डैम्पिंग फैक्टर 0.5 है। तो k0 का वैल्यू निकालना है k0 प्लस 1/4, डैम्पिंग फैक्टर हमारा यानी कि जीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, ओमेगा n हम लोगों ने निकाला है 5, ठीक है। तो यहाँ से k0 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, यहाँ से k0 का वैल्यू निकल के आएगा, k0 प्लस 1 लिख लो यहाँ पे 2 × 5 × 5/10 × 4, ठीक है, यानी कि 20 आ गया। तो यहाँ से हमारा k0 का वैल्यू आ गया 20 - 1 यानी कि 19 होगा हमारा k0, ठीक है। k0 हमारा क्या होगा 19 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये यहाँ तक हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। देखो एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, आप लोग इस वीडियो को जो है ना बस ये सोच के देखो कि आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो और कुछ नहीं। ये आपको सारे पेपर जितने भी कंट्रोल सिस्टम के पेपर है उसमें बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो इस वीडियो को देखो, पसंद आने पर लाइक करो, आप लोग दोस्तों के बीच शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और रेगुलर जुड़े रहो, बेल आइकन को दबा लो ताकि कोई भी नया अपडेट आए तो आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।